अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी पार्ट 2 के ऊपर है। तो हमारा जो पार्ट 1 था वो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हमारा जो पार्ट 2 है इसके अंदर हम काइंड्स ऑफ बैंक बाय ओनरशिप सीखने वाले हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने काइंड्स ऑफ बैंकिंग समझा था। तो अब इस पार्ट के अंदर हम अपना काइंड्स ऑफ बैंकिंग ही सीखेंगे, मगर उसके अंदर एक चीज की एडिशन और हो जाती है जो होती है ओनरशिप की। तो हम काइंड्स ऑफ बैंक बाय ओनरशिप सीखने वाले हैं इस बार। तो इस निसाब में हमारे पास 7 काइंड्स हमारी गिवन है। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे। तो हमारे पास पहली काइंड जो है हमारे पास वो है प्राइवेट बैंक। नंबर बी पे हमारे पास है पब्लिक बैंक। जो हमारी तीसरी काइंड है वो है हमारे पास नेशनलाइज बैंक। नंबर चौथी हमारे पास काइंड जो है वो है पार्टनरशिप बैंक। नंबर 5 जो है हमारे पास वो है सब्सिडरी बैंक। और नंबर 6 जो है हमारे पास वो है चार्टर्ड बैंक। और नंबर 7 हमारे पास है कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हमारे पास 7 काइंड्स गिवन है। तो अब वन बाय वन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास काइंड थी वो थी हमारे पास प्राइवेट बैंक की। तो अब प्राइवेट बैंक को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेट बैंक होता क्या है। This is the bank which is formed as a private company which is run by a group of persons, relatives or friends not exceeding 50 in numbers। मतलब ये इस तरह का बैंक होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी फैमिली में मेरे भाई या मेरे कजन्स वगैरह होंगे और अगर मैं बैंक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बैंक एक खोलना चाह रहा हूँ, तो हम अपनी फैमिली के अंदर जो बैंक खोलेंगे मतलब मिलकर आपस में पार्टनरशिप के साथ, उसे कहते हैं प्राइवेट। मतलब मैंने बाहर किसी भी बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया। ये सारे मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरे साथ मेरे कजन्स हैं, मेरे भाई हैं, मैंने उनके साथ मिलकर एक बैंक खोला। तो इसे मैंने अब मैं कहूँगा प्राइवेट बैंक के। इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स होती है पर्सन की वो 50 नंबर ऑफ लिमिट होती है इसके अंदर। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं बैंक खोल रहा हूँ तो मेरे कजन्स वगैरह मिला के तो मुझे 50 नंबर्स का मार्जिन रखना है, उससे ऊपर नहीं करने हैं मुझे। 50 नंबर्स इसके मैक्सिमम होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस प्राइवेट बैंक का काम क्या होता है। तो मैंने छोटी सी एक लाइन लिखी है, इसको जरा सुने, ये आपके पेपर में काफी काम आएगी। तो बैंक्स इंक्लूड्स मर्चेंट बैंक, डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टिंग हाउसेस, डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टिंग रेफर्स टू दोज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये ज्यादातर काम वही करता है जो एक कमर्शियल बैंक करता है। मतलब इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं डिस्काउंटिंग आ जाती है, लोन्स आ जाते हैं आपके पास रेफर्स आ जाते हैं, या फिर अगर आप इन्वेंट्री या स्टॉक की बात की जाए तो वो भी इनके थ्रू परचेज की जा सकती है, जिस तरह हम कमर्शियल बैंक के थ्रू करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली कहानी के ऊपर जो है हमारे पास पब्लिक बैंक। अब पब्लिक बैंक क्या होता है इसकी डेफिनेशन सुने, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। These banks are established under a Companies Ordinance 1984 एंड एंजॉय पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मतलब ये एक ऐसा पब्लिक ऑर्डिनेंस होता है, पब्लिक बैंक नाम में ही काम छुपा है। मतलब कि जिस तरह आपने सुना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसी तरह ये पब्लिक लिमिटेड बैंक कहलाता है, जो कि लोगों के शेयर जो होते हैं उनके थ्रू ये बैंक होता है। मतलब मिलके उन शेयर्स को मिलके ये बैंक बनता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर सारी इन्वेस्टमेंट पब्लिक की होती है। और ये जो एक ऑर्डिनेंस है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी ये ऑर्डिनेंस था कि ये जो स्टार्ट हुई थी ये 1984 के अंदर हुई थी। तो इसी तरह ये ऑर्डिनेंस इसके ऊपर भी अप्लाई होता है पब्लिक लिमिटेड बैंक के ऊपर। इसका भी ऑर्डिनेंस ये कि ये जो इसकी बुनियाद रखी गई थी वो 1984 में रखी गई थी। तो अब इसका जो काम है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि वो भी कमर्शियल बैंक के अंदर सारे जितने भी चेक्स होते हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, वो सारी इसके थ्रू की जाती हैं। जितनी भी जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये पब्लिक लिमिटेड बैंक है, आप लोगों ने सुना होगा कि पब्लिक लिमिटेड बैंक जो होता है वो शेयर्स जो है उसके आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं और उसको कोई भी परचेज कर सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी वही सीन है कि इस बैंक के भी शेयर्स को भी परचेज कर सकता है। ये अपनी मर्चेंट भी अपनी मार्केट में निकालता है, रेफर्स भी होते हैं इनके। तो इजीली इसके अंदर कोई भी इनरोल हो सकता है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर जहाँ तक प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो उसके अंदर आप इतनी आसानी से आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो किसी एक प्राइवेट ओनर का बैंक होता है, ये पब्लिकली है। मतलब इसके अंदर कोई भी इन हो सकता है इस बैंक के अंदर बनने से। आप इसके मर्चेंट परचेज करना चाहें, आप इसके रेफर्स बनने जाएं, आप इससे डिस्काउंट अवेल करना चाहें, आप जो करना चाहें इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक बैंक है, मगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको इसके अंदर। और अगर प्राइवेट बैंक के अंदर अगर आप अपनी जैसे अगर आपके रिलेटिव का प्राइवेट बैंक है तब जाकर आप उसके अंदर पार्टनरशिप पे एनरोल हो सकते हैं। हमारे पास तीसरी काइंड जो है हमारे पास वो है नेशनलाइज्ड बैंक। इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम। दीज आर द वन विच ओरिजिनली एक्ट एज अ पब्लिक कंपनी एंड लेटर वर टेकन अप द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान 1974 all major commercial banks in the private sector were nationalized
दीज बैंक्स इक्विटी इज 100% ओन बाय द गवर्नमेंट। ये नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जिस तरह हमारे पास स्टेट बैंक है एक हमारा, जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करता है, पूरी इकोनॉमी जो है वो बेस्ड ही उसके ऊपर करती है। तो नेशनलाइज बैंक उसी तरह का बैंक होता है, मतलब इसके अंदर किसी का हाथ नहीं होता। टोटल क्रेडिबिलिटी जो बैंक की होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है। उसके जितने भी कैपिटल है, उसकी जितने भी शेयर्स होते हैं, उसका जितना भी मैनेजमेंट है, वो सब कुछ हैंडल करने वाली गवर्नमेंट होती है। इसके अंदर ना कोई प्राइवेट ओनर होता है ना कोई पब्लिक होती है, तो सारा होल्ड जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। जिस तरह के हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है स्टेट बैंक की भी। और जहां तक बात की जाए कि मुल्क के अंदर करेंसी वगैरह की, तो वो भी यही नेशनलाइज बैंक इशू करता है, क्योंकि स्टेट बैंक जो है, अगर आपने जो हमारी करेंसी है पाकिस्तान की, आपने नोट के ऊपर देखा होगा कि वहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। वो करेंसी जो होती है वो स्टेट बैंक इशू करता है। तो स्टेट बैंक हमारे लिए एक नेशनलाइज बैंक भी होता है। तो एक छोटा सा था नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद जो हमारे पास अगली काइंड है हमारे पास, वो है पार्टनरशिप बैंक। पार्टनरशिप की आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक काम करें, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ बैंक एस्टैब्लिश अंडर अ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपने याद रखनी है डेट, ये पेपर में या फिर एमसीक्यूज में जरूर पूछी जाती है कि पार्टनरशिप एक्ट कब स्टार्ट हुआ था। तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्टार्ट हुआ था। तो आपने ये जरूर याद रखना है। और पार्टनरशिप का जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप के अंदर आप करते क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और या फिर उस जो चीज स्टार्ट करी होती है वो भी पार्टनरशिप एक्ट में आ जाती है। तो एक पार्टनरशिप की छोटी सी एक काइंड थी। तो अब बात कर लेते हैं अपनी पांचवी काइंड की, जो है हमारी स्टैट्यूटरी बैंक। तो अब हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो दिस कैटेगरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो बैंक होता है ये गवर्नमेंट बैंक होता है। इसका ज़्यादातर काम जो होता है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही होता है। ये गवर्नमेंट बैंक होता है क्योंकि इसका सारा होल्ड गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये एक तरह से कमर्शियल बैंक की तरह ही होता है, सारा काम वही लोग करते हैं इसका। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है मेरे पास वो स्टेट बैंक की है, और दूसरी आईडीबीपी, और तीसरी जो है वो एडीबीपी। तो ये तीन मिसालें हैं मेरे पास, ये काफ़ी अच्छी मिसालें हैं इसकी। और इसके बाद जो हमारे पास अगली काइंड है, जो छठी काइंड है हमारी, वो है चार्टर्ड बैंक की। तो चार्टर्ड बैंक की जो डेफिनेशन है, अब A bank may organize as a chartered bank which is formed by the order of king or queen of a country। तो ये एक ऐसा बैंक होता है जो किसी बादशाहत में बना होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो हमें इंग्लैंड में मिलेगी। तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो एक बादशाहत में बना है, क्योंकि इंग्लैंड में अभी तक बादशाहत है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है, जो वहाँ की क्वीन है, उन्होंने जो बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया है वो हमारा चार्टर्ड बैंक के अंदर आता है। इसकी बेहतरीन मिसाल बैंक ऑफ इंग्लैंड है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट काइंड है, हमारे पास सातवीं काइंड जो है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो, उसकी डेफिनेशन में हमारे पास आता है बैंक ऑर्गेनाइजेस अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आर कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक। ये कैसा बैंक होता है जो सोसाइटी का बैंक होता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ब्रांचेस आ जाती हैं कि एक बैंक की मिसाल ले लेते हैं हम, एचबीएल की मिसाल ले लेते हैं। अब वो हर शहर के अंदर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट होता है, मिसाल के तौर पे कि अगर किसी एरिया का ले लेते हैं, किसी सोसाइटी का लेते हैं, तो एक सोसाइटी का जो बैंक होता है उसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कि मतलब जैसे एक जौहर ले लेते हैं, गुलिस्तानी जौहर हो गया। गुलिस्तानी जौहर के अंदर एक एचबीएल का मेन हब बीच में बना हुआ है। तो जो सारे लोग जो है एचबीएल के अंदर जिसका अकाउंट है वो सारे उसी बैंक में जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि वो दूसरे जो डीएचए के अंदर जाएंगे वो लोग। अब जौहर के लोग जो है जौहर वाले बैंक में जाएंगे ना, वो डीएचए वाले में जाएंगे ना। तो इसे कहते हैं सोसाइटी का बैंक हो गया, मतलब वो जौहर का। तो सारे लोग वहीं पर जाते हैं। तो इसे कहते हैं सोसाइटी एक्ट के थ्रू वो बनाया गया है। उसकी एक ब्रांच, वो कई सारी जगहों पर उसकी ब्रांच होगी, मगर जो सोसाइटी वाइज लोग जाएंगे जो उनको अपने उनके नियरेस्ट पड़ेगा, तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो वो जो जौहर वाला बैंक हो गया वो जौहर के लोगों के लिए, एचबीएल जो है वो जौहर के लोगों के लिए कोऑपरेटिव बैंक हो गया उनका। तो इसकी मिसाल के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक हो, कोई सी भी हो सकती है, इसके अंदर नॉर्मल बैंक आ जाता है। तो बस ये थी एक छोटी सी वीडियो 7 काइंड्स की। बस इसके बाद हमारी लास्ट वीडियो होगी जो हमारा पार्ट 3 होगा, तो फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपना। बस दीजिए मुझे आज के लिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।